भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ये 3 प्रकार के लोग कभी किसी के नहीं होते। जय श्री राधे कृष्णा श्रोताओं, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। आज की कथा में हम जानेंगे कि कौन से 3 विचारों वाले लोग कभी किसी के नहीं होते। आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी आपको जीवन जीने की ढेर सारी सीख देकर जाएगी, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में रुद्र प्रताप नाम के राजा राज्य किया करते थे। रुद्र प्रताप के महल के निकट एक मनमोहक बगीचा था। इस बगीचे में अनेक प्रकार के फल फूलों वाले वृक्ष लगे हुए थे। राजा के उस बगीचे में एक अद्भुत वृक्ष भी था, जिस पर स्वर्ण के फल लगते थे। रुद्र प्रताप ने इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए कई सिपाहियों को नियुक्त किया हुआ था, ताकि कोई भी इस पेड़ के फल चुरा कर ना ले जा सके। बगीचे का मालिक इसकी निरंतर देखभाल किया करता था। वह प्रतिदिन संध्या को इस पेड़ के फलों की गिनती किया करता था और प्रातः होने पर फिर से उनकी गिनती किया करता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक दिन क्या हुआ कि जब सुबह सुबह माली ने पेड़ के फलों की गिनती की तो उनमें से एक फल कम पाया। तब माली शीघ्र राजा के महल में पहुंचा और राजा को ये समाचार कह सुनाया कि पेड़ पर एक फल कम है। राजा रुद्र प्रताप माली के वचन सुनकर तुरंत बगीचे में पहुंचे। राजा के लिए यह दृश्य बहुत ही चिंताजनक था कि हमारे बगीचे में इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद और सैनिकों का पहरा होने के बावजूद भी किसी ने सोने का एक फल चुरा लिया। इस पर राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति फल चुराने वाले को पकड़कर लाएगा, उसे उचित इनाम देकर सभी के सामने सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर बड़े राजकुमार ने पिताजी से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, आज रात बगीचे का पहरा मैं दूंगा और उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा जिसने हमारे बगीचे से फल चुराया है। राजा रुद्र प्रताप ने अपने पुत्र को रात में पहरा देने की अनुमति दे दी। उसके बाद में बड़े राजकुमार ने उस बगीचे के चारों ओर पहरा देना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। फिर वह सुबह उठा तो देखा कि एक फल कम था। राजकुमार ने सोचा कि मेरे पहरा देने के बावजूद भी किसी ने एक फल और चुरा लिया। उसने सुबह यह बात राजा को बताई। राजा रुद्र प्रताप ने देखा कि उसका पुत्र सोने के पेड़ की रक्षा करने में असफल रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले गया। अगले दिन राजा के दूसरे पुत्र ने अनुमति मांगी और कहा कि आज पिताजी मैं सुरक्षा करूंगा, देखूंगा कि फल किसके द्वारा चुराया जा रहा है। राजा का दूसरा पुत्र भी उस सोने के फल वाले पेड़ की सुरक्षा करने के लिए चल दिया। पूरी रात पहरा देने के बावजूद भी चोर फल चुरा कर ले गया। सुबह राजा रुद्र प्रताप को सूचना दी गई। यह सुनकर राजा और सभी दरबारी चिंतित हो गए। सभी इस बात पर विचार करते हुए निराश बैठे थे। तभी राजा का सबसे छोटा पुत्र आया। वह कहने लगा, पिताजी मुझे भी आज रात पहरा देने की अनुमति दे। मैं भी उस पेड़ की रक्षा करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वह चोर कौन है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज रात अगर मैंने पहरा दिया तो मैं उस चोर को पकड़कर आपको सौंप दूंगा। राजा अपने छोटे पुत्र से अक्सर नाराज रहते थे, क्योंकि वह उसे सबसे अधिक कमज़ोर मानते थे। राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, जब तुम्हारे दोनों भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर पाओगे, इसलिए बेटा तुम जाओ और अपना काम करो। यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा का सबसे छोटा पुत्र इस बात से सहमत नहीं हुआ।
उसने फिर से कहा, पिताजी मुझे एक मौका दीजिए। राजकुमार के बार बार अनुरोध करने के बाद आखिरकार राजा ने उसे पहरा देने की अनुमति दे दी। छोटा राजकुमार बगीचे की सुरक्षा के लिए पहुंच गया और रात में बगीचे की सुरक्षा करने लगा। वह सोच रहा था कि आज रात मैं किसी भी स्थिति में नहीं सोऊंगा और उस चोर को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित करूंगा। राजकुमार अपनी नींद पर विजय पाकर उस पेड़ पर नजर बनाए हुए था। आधी रात को उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ते हुए आया और उस पेड़ पर बैठकर फल खाने लगता है। राजकुमार को देखते ही वह सोने का तोता एक फल को अपनी चोंच में पकड़कर वहां से जाने लगा। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। वह सोच रहा था कि वहां कोई मनुष्य होगा, पर यहाँ तो एक पक्षी था। उसने अपने धनुष में तीर चढ़ाया और तोते को निशाना बनाया। राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। यह तोता बहुत ही चतुर था। राजकुमार ने 3 बार उस पर तीर छोड़ा, फिर भी वह तीनों बार वहां से बचकर निकल गया। लेकिन एक तीर से उस तोते का पंख टूट गया था। राजकुमार ने वह पंख उठा लिया और सुबह होते ही सारी घटना राजा को सुना दी और उस सुनहरे पंख को राजा को दे दिया। राजा उस सुनहरे पंख को देखकर अचकित हुए और उस पंख को हाथ में लेकर राजा बार बार देखते रहे। उन्होंने कहा, बेटा जब यह पंख इतना खूबसूरत है तो वह पक्षी कितना अद्भुत होगा। ऐसा अद्भुत पक्षी हमारे राजमहल में होना चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सुनहरे तोते के साथ में और भी सुंदर दिखेगा। राजा ने तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा, बेटा अब मैं चाहता हूँ कि कोई उस तोते को पकड़कर लाए। सबसे पहले उसका बड़ा बेटा उस काम के लिए आगे आया और कहा कि पिताजी मुझे आज्ञा दे, मैं उस तोते को खोजकर आपके पास ले आऊँगा। राजा ने आज्ञा दे दी। राजा का बड़ा बेटा उस सुनहरे तोते को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर बड़े राजकुमार ने देखा कि एक पेड़ के नीचे हिरण आराम कर रहा था। राजकुमार ने हिरण को देखते ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और उस तीर को छोड़ने ही वाला था, तभी वह हिरण कहने लगा, राजकुमार मुझे मत मारो। मैं जानता हूँ कि आप सुनहरे तोते की खोज में हैं। अगर आप मेरी सलाह मानो तो मैं जो रास्ता बताऊंगा आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे। राजकुमार ने अपना तीर उस हिरण पर नहीं चलाया और उस हिरण से कहने लगा कि तुम मुझे उस सुनहरे तोते का पता बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हिरण कहता है, राजकुमार तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। कुछ दूर चलने पर तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई है। तुम उस गुफा में मत जाना, थोड़ा आगे चलकर तुम्हें दूसरी गुफा मिलेगी। वह गुफा जर्जर और झाड़ियाँ से भरी होगी। तुम उस जार्जर गुफा में प्रवेश कर लेना। अंदर जाते ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे। राजकुमार बोला, तुम मुझे गुमराह करना चाहते हो चालाक हिरण। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद राजकुमार ने तीर चला दिया, लेकिन वह चालाक हिरण बच निकला। इसके बाद राजकुमार ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह जंगल में आगे बढ़ा तो देखा कि वास्तव में जंगल में 2 गुफा थी। उसमें से एक बहुत साफ और सुंदर थी और अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ आ रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार उस गुफा में प्रवेश कर जाता है और वह उसी सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर जाता है। वह यह भूल गया था कि वह एक सुंदर से तोते की तलाश में निकला है। इस तरह से कई दिन निकल गए। उसने ना तो तोते की खोज की और ना ही घर वापस आया। इधर फिर राजा रुद्र ने अपने दूसरे पुत्र को अनुमति दी कि तुम्हारा बड़ा भाई अब तक घर वापस नहीं आया है। वह सुनहरे तोते को ढूंढने गया है
अब तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। राजा की अनुमति मिलते ही राजा का दूसरा पुत्र जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचते ही उसे वही हिरण मिला जो उसके बड़े भाई को मिला था। हिरण ने दूसरे राजकुमार से भी वही बातें की, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ते हुए वह भी उसी सुंदर सी गुफा में चला गया और वहां हो रहे नृत्य संगीत में लीन हो गया। वह ये भूल गया कि वह क्यों जंगल में आया था। इधर जब दूसरा पुत्र भी वापस नहीं आया तो राजा के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी मैं जंगल में जाऊंगा और उस सुनहरे तोते की खोज करके लाऊंगा। फिर राजा ने कहा कि जब तुम्हारे दोनों भाई उस तोते को ढूंढ नहीं पाए तो तुम कैसे ढूंढ पाओगे, इसलिए तुम शांति से घर पर बैठो। राजा के कई बार मना करने पर भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब राजा ने मजबूर होकर उसे अनुमति दी। अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी उस सुनहरे तोते की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही हिरण मिला। राजकुमार ने अपना धनुष निशाने के लिए साध लिया। तभी हिरण ने कहा, राजकुमार मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। राजकुमार ने उस हिरण की बातों को बड़ी गौर से सुना और कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हिरण खुश होकर कहता है, राजकुमार आप मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हो, क्योंकि आपने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया, और जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि मैं आपकी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको उस गुफा तक ले चलता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार हिरण के साथ गुफा तक पहुँचा, जहाँ उन्हें दो गुफाएं दिखाई दी। वह राजकुमार हिरण की सलाह मानते हुए पुरानी गुफा में जाता है और वहाँ रहने का स्थान बना लेता है। रात भर आराम करने के बाद वह सवेरा होने पर आगे बढ़ता है और आगे उसे वही हिरण मिल जाता है। तब वह हिरण राजकुमार से कहता है कि अब मैं आपको आगे का रास्ता बताता हूँ कि अब आपको यहाँ से आगे क्या करना है। बस इस रास्ते पर चलते जाइए, आपको एक बहुत खूबसूरत महल दिखाई देगा। यहाँ पर सिपाही हमेशा पहरा देते हैं, उन सिपाहियों से डरिएगा मत और सीधा महल के अंदर चले जाना, क्योंकि सिपाही इस समय सो रहे होंगे। बेफिक्र होकर महल के अंदर जाना और महल के कमरों को पार करके तुम्हें उस जगह पे लोहे के पिंजरे में रखा हुआ तोता नजर आएगा। उस तोते को पिंजरे से उठाकर महल के बाहर ले आना, लेकिन वहाँ पर स्वर्ण से जड़ित एक पिंजरा भी रखा होगा। आप गलती से भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उस सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके बाद उस हिरण के कहे अनुसार राजकुमार कुछ ही समय में उस महल के निकट पहुंच गया। राजकुमार ने देखा कि सभी पहरेदार गहरी नींद में हैं। राजकुमार बिना किसी भय के सीधे महल में प्रवेश कर जाता है और कुछ ही समय में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां एक सुनहरा तोता पिंजरे में कैद था। उसके पास में 3 सोने के फल भी रखे हुए थे। राजकुमार तुरंत पहचान लेता है कि यह फल उसके बगीचे से चुराए गए हैं। जब राजकुमार सुनहरे तोते को वहां से लेकर जाने लगा, तभी उसकी नज़र पास में रखे एक अन्य पिंजरे पर पड़ी, जो हीरों से जड़ा हुआ था और देखने में बहुत सुंदर था। उस पिंजरे में बेशकीमती हीरे लगे हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगा। वह पिंजरे की चमक धमक में उस हिरण की बात भूल गया। उसने तुरंत लोहे के पिंजरे से निकालकर तोते को उस हीरे के पिंजरे में बंद कर दिया। तोता नए पिंजरे में आने के बाद जोर जोर से चीखने लगा।
वह राजकुमार पिंजरे को उठाकर कुछ दूर भी नहीं जा पाया। उस तोते की आवाज़ सुनकर कई सिपाही उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिर राजकुमार को याद आया कि हिरण ने उसको क्या कहा था और उसने क्या कर दिया। अब क्या हो सकता है, अब तो मैं सिपाहियों द्वारा बंदी हूँ। तभी सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछताछ की तो राजकुमार ने सारी घटना बता दी। राजा ने कहा, राजकुमार, आज तुम मेरे महल में चोरी करने आए थे। मैं इस अपराध के लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुमने तो अपराध किया है, इसके लिए मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरी एक विशेष इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगर तुम मेरे लिए एक सोने का हिरण ले आओ तो मैं तुम्हें सम्मानपूर्वक छोड़ दूंगा और तुम्हें बदले में यह सुनहरा तोता भी दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने हेतु राजा की बातों को मानना पड़ा। इसके बाद राजकुमार सोने की हिरण की खोज में निकल पड़ा। इसके बाद वह राजकुमार सोने के हिरण की खोज में निकल पड़ा। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वही हिरण उसकी इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने जाकर हिरण को पूरी कहानी सुनाई। फिर राजकुमार ने जाकर हिरण को पूरी कहानी सुनाई। हिरण ने कहा, राजकुमार, आपने मेरी बात नहीं मानी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था। अगर आप वैसा ही करते तो आप इस बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार ने कहा, भाई, मैंने बड़ी भूल कर दी है, अब मुझे क्षमा कर दो और एक बार फिर से मेरी सहायता करो। बिना आपके सहयोग के मैं सोने के हिरण को नहीं ला सकता। यहाँ के राजा ने मुझे सोने के हिरण को लाने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया और सोने का हिरण नहीं ला पाया तो राजा मुझे वह सुनहरा तोता नहीं देगा और फांसी दे देगा। हिरण ने कहा, ठीक है भाई, मैं आपको माफ़ करता हूँ। अब मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मेरे साथ चलो, हम यहाँ से कुछ दूरी पर जाएंगे। एक अन्य राज्य में जहाँ एक महल है, उस महल के नज़दीक एक बगीचे में जहाँ तुम्हें सोने का हिरण मिलेगा। जब वहाँ रात को पहरेदार सैनिक नींद में होंगे तब तुम्हें सीधे जाना है और उस सोने के मृग को पकड़कर ले आना है। लेकिन राजकुमार, याद रखना, उस सोने के मृग को बांधने के लिए वहाँ तुम्हें 2 रस्सी मिलेगी, एक पुरानी साधारण रस्सी और दूसरी सोने की रस्सी। तुम्हें उस मृग को साधारण रस्सी में बांधना है, सोने की रस्सी को हाथ नहीं लगाना है। फिर तुम मृग की पीठ पर सवार होकर जाना, क्योंकि वह एक घोड़े की तरह दौड़ता है। राजकुमार ने कहा, भाई, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। हिरण ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और ठीक से समझाया। कुछ ही देर में हिरण ने राजकुमार को बगीचे के पास पहुँचा दिया। बगीचे के पास पहुँचते ही हिरण ने पीठ से उसको नीचे उतारा और वहाँ से चला गया। राजकुमार ने महल के अंदर जाकर देखा कि सभी सेवक सो रहे हैं। फिर वह थोड़ी देर में महल के पास वाले बगीचे में पहुंचा, जहां उसने एक बहुत सुंदर सोने के हिरण को देखा। राजकुमार की दृष्टि एक कोने में पड़ी रस्सी पर पड़ गई, जिसमें हीरे और सोने के मोती झिलमिला रहे थे। उसी के पास में एक पुरानी रस्सी भी पड़ी थी। राजकुमार ने सोचा कि इतने सुंदर सोने के हिरण को एक साधारण रस्सी में बांधना तो खराब लगेगा। राजकुमार फिर से उस सोने की रस्सी की चमक में खो गया और साधारण रस्सी छोड़ दी। ने वह साधारण रस्सी छोड़ दी और सोने की रस्सी उठा ली। ऐसे ही राजकुमार रस्सी को उठाकर हिरण को बांधने के लिए आगे बढ़ा तो वह मृग जोर जोर से चिल्लाने लगा। मृग के चिल्लाने से कुछ ही समय में सैनिकों ने राजकुमार को बंदी बना लिया। फिर सैनिकों ने राजकुमार को बांधकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने उस राजकुमार की पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, राजकुमार, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा।
लेकिन राजकुमार, अगर तुम मेरे एक काम को पूरा कर दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। राजा बोला, राजकुमार, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हीरों से सजा हुआ खूबसूरत महल है। यहाँ एक बेहद आकर्षक राजकुमारी निवास करती है। यदि तुम उस राजकुमारी को लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और बदले में मैं तुम्हें सोने का हिरण भी प्रदान कर दूंगा। अब तो राजकुमार फिर से एक नए संकट में फंस गया। उसे राजा की बात माननी पड़ी। अब वह राजकुमार हीरो से जड़ित महल को खोजने के लिए निकला। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उस राजकुमार को फिर से वही हिरण मिलता है और कहता है, अरे भाई, तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। अगर तुमने मेरी सलाह मान ली होती तो आज यह नई परेशानी सामने नहीं आती। अब मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें उस हीरो से बने महल तक पहुँचाऊँगा। बस तुम उस महल के बाहर छिपे रहना। राजकुमारी जब नहाने के लिए सरोवर में आए तब तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगे वह तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, एक बात गांठ में बांध लो, आपको अपने साथ उस राजकुमारी को अपने साथ ले आना है। वह चाहे कितनी भी विनती करे, उसे महल में वापस जाने नहीं देना। फिर हिरण ने कहा, राजकुमारी तुम्हें अपनी मधुर बातों में फंसाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वह अपने माता पिता से मिलकर आती है, लेकिन तुम उसकी बातों में नहीं फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो तुम एक नई मुसीबत में फंस जाओगे। राजकुमार को सारी बातें समझाकर हिरण राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाकर उस महल की ओर चल देता है। महल के निकट पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया। इसी बीच राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई और उस समय राजकुमार ने साहस बटोरकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी राजकुमार के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने दो। राजकुमार को हिरण की बातें अच्छी तरह से याद थी। वह सोच रहा था कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, यह संभव नहीं है, तुम्हें अभी इसी समय मेरे साथ चलना होगा। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी के आंसू देखकर राजकुमार का दिल पिघल गया। इस प्रकार दया के वश में उसका मन भी पिघल गया। अंत में राजकुमार मान गया और कहा कि राजकुमारी, आप रो मत, थोड़ी देर अपने माता पिता से मिलकर मेरे पास वापस आ जाना। जैसे ही राजकुमारी ने महल में कदम रखा उसी समय महल के पहरेदार जाग उठे और तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। वह राजकुमार बार बार गलतियां करता रहा। उस हिरण की बात उसने नहीं मानी। इधर सिपाहियों ने उसे राजा के पास पेश किया। राजा इस घटना से काफ़ी क्रोधित थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने सैनिकों को अनुमति दी कि फौरन इस राजकुमार को फांसी पर लटका दो। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक दुखी हो गया और राजा से विनती करने लगा। राजा ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपना दिया हुआ आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक खास काम कर दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। हमारे महल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसकी वजह से हमारे महल की खूबसूरती कम हो गई। अगर तुम 8 दिनों के अंदर इस पहाड़ को नष्ट कर दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और हमारी पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा। राजा की बात सुनकर वह राजकुमार महल से बाहर निकला और पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में तलवार थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े पहाड़ को मैं 8 दिनों में कैसे नष्ट करूंगा। राजकुमार बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी जान को खतरा था। उसने अपनी तलवार से पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। 7 दिन बीत गए, पहाड़ का एक भाग भी नहीं तोड़ पाया। राजकुमार थककर दुखी होकर बैठ गया। अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा, काश आज मैं अपने दोस्त हिरण की बातों पर ध्यान देता
तो आज इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। उसने मुझे हमेशा सही सलाह दी, लेकिन मैंने उसकी बातों को नहीं माना। राजकुमार यह सब सोच ही रहा था, उसने देखा कि वही हिरण उसके सामने खड़ा था। हिरण कहने लगा, राजकुमार कैसे हो? इस बार मैं आपकी मदद करने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन मैंने आपको 7 दिन से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देखा है, इसलिए मुझे आप पर दया आ रही है। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। हिरण कहने लगा, राजकुमार अब तुम थक गए हो, आराम करो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। थोड़ी देर बाद राजकुमार जागता है तो देखता है कि जहाँ पर पहाड़ था वहाँ दूर दूर तक पहाड़ का नामो निशान नहीं था। अब वहाँ से महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। यह देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सीधा वहाँ से राजा के दरबार में पहुँचा। राजा ने राजकुमार के कार्य को देखा तो राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने राजकुमार की सजा को माफ़ कर दिया और राजा के वादे के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी को साथ लेकर वहाँ से निकला। कुछ दूर चलने पर उसे रास्ते में वही हिरण मिल गया। कहने लगा, बधाई हो राजकुमार राजकुमारी, ये साथ आपको देखकर बहुत प्रशंसा हो रही है, लेकिन अब तो आपको सोने का मृग और सुनहरा तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वह दोनों चीज़ आपके मतलब की है। उन्हें प्राप्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। तब राजकुमार कहने लगा, भाई मुझे अब सोने का मृग और तोता कैसे मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लूँगा तो बदले में राजकुमारी देनी पड़ेगी, सुनहरा तोता लूँगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। तब हिरण कहता है, नहीं मित्र, तुम ऐसा काम भूलकर भी नहीं करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है, अब यह आपकी धर्मपत्नी है, इसे राजा को नहीं देना। हिरण कहने लगा, राजकुमार जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। पहले तुम राजकुमारी को लेकर सोने के मृग वाले राजा के पास जाना। राजा राजकुमारी को देखकर खुश हो जाएगा और तुम्हें सोने का मृग दे देगा। और अंत में राजकुमारी से विदा लेना। राजकुमारी से विदा लेते समय उसका हाथ पकड़कर उसे मृग पर बिठा लेना और वहां से भाग जाना। वह मृग घोड़े से भी तेज भागता है, राजा के सैनिक तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। राजकुमार ने अब हिरण की योजना के मुताबिक कार्य करना प्रारंभ किया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर उसी राजा के पास पहुंचा जिसके पास सोने का मृग था। राजा ने प्रसन्न होकर सोने का हिरण उसे उपहार में दे दिया। राजकुमार ने तुरंत सोने के हिरण पर सवारी की और राजा से विदाई का अनुरोध किया। वह राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर उस हिरण को दौड़ाते हुए तुरंत महल से दूर निकल गया। आगे रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह हिरण उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को देखकर हिरण ने कहा, राजकुमार अब तुम जाकर उस सुनहरे तोते को प्राप्त करो। तुम यह मृग लेकर सुनहरे तोता वाले राजा के पास जाओ। वह राजा सोने के मृग को देखकर प्रसन्न हो जाएगा और लोग प्रशंसा में आकर अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे और बुरे का विचार त्याग देते हैं। उस समय लोग सोच समझकर काम नहीं करते। आप उस राजा के हाथ से सोने के तोते का पिंजरा लेना और उस मृग पर बैठकर भाग जाना। ऐसे में कोई भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। उधर उस हिरण के कहे अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सुनहरे तोते का पिंजरा मांगा। तो राजा ने सुनहरे तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। फिर राजकुमार ने वैसा ही किया। राजकुमार सोने के मृग पर बैठकर पिंजरा लेकर वहां से भाग गया। राजा देखता ही रह गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजकुमार को फिर से वही हिरण मिलता है। राजकुमार उस हिरण से कहता है, मित्र तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से ही मेरे पास सुंदर राजकुमारी है। तुम्हारी ही वजह से सुनहरा तोता भी मिल गया और स्वर्ण मृग भी मिल गया।
तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए मैं अपने एहसान को उतारना चाहता हूँ। बताओ इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूँ? हिरण कहने लगा, मित्र, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक तीर चलाकर मेरे प्राण ले लो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत ही कृपा होगी, तब आप मेरे एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस हिरण की बात सुनकर राजकुमार आश्चर्य हुआ। फिर राजकुमार कहने लगा, भाई आखिर तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरी इतनी बार जान बचाई है, इतने लंबे सफ़र में मेरी कई बार मदद की। इसके बदले में अगर मैंने तुम्हारी जान ले ली तो मुझसे ज़्यादा पापी इंसान कौन होगा? यह अपराध मैं नहीं कर सकता। राजकुमार की बातों को सुनकर हिरण बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, यदि मित्र तुम मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है। मेरी इन दो बातों को याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाते समय किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे व्यक्ति के लिए कभी धन मत खर्च करना जिसे फांसी लगने वाली हो। राजकुमार सोचने लगा, मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसे फांसी लगने वाली हो। राजकुमार उस हिरण की ये बातें सुनकर उस हिरण से विदा लेता है। फिर राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ उस हिरण की पीठ पर बैठकर आगे बढ़ गया। अब राजकुमार उस सुंदर गुफा के पास पहुंचा जिस गुफा में उसके भाई थे। उस गुफा के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे। राजकुमार ने जब इन लोगों से उसका कारण पूछा, राजकुमार के पूछने पर उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर दो लोगों के लिए फांसी की तैयारी हो रही है। उन लोगों की बात सुनकर राजकुमार ने देखा कि जिन दो लोगों को फांसी होने वाली थी वह उसके दोनों भाई थे। उसके दोनों भाई तब से उस गुफा में रह रहे थे और कई बुरे कर्मों से लिप्त हो गए थे। खूबसूरत व्यक्तियों के बीच रहकर वे दोनों गलत कामों में पड़ गए। शराब पीने वालों के साथ रहकर वह लोग भी शराबी बन गए। इन सभी बुरे कर्मों के कारण उन्होंने गुफा में रहते हुए गुफावासियों से बहुत सारा धन मांगा। उनका धन ना चुकाने से गुफावासी उनसे परेशान होकर उन्हें फांसी देने जा रहे थे। राजकुमार ने उनसे कहा कि तुम धन ले लो और इन दोनों को छोड़ दो। गुफा के लोगों ने धन स्वीकार किया और उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद वे आगे की यात्रा पर निकले और जंगल में चलते हुए एक कुएं के पास पहुँचे। बड़े राजकुमार ने सुझाव दिया कि वह वहां पर थोड़ी देर रुके और जलपान करने के बाद अपनी यात्रा जारी रखे। बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तीनों राजकुमार कुएं पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान उसके दोनों भाइयों ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। के बाद उन्होंने राजकुमारी को सोने के मृग पर बिठाकर और सोने के पिंजरे के साथ दोनों राजकुमार अपने नगर को वापस आ गए। राजा के पास पहुंचकर दोनों राजकुमार कहते हैं, पिताजी हम सुनहरा तोता लाए हैं और सोने का मृग भी, और साथ ही साथ इस खूबसूरत राजकुमारी को भी लाए हैं। राजा और नगर के लोग राजकुमारों के इन काम से बड़े प्रसन्न थे, लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमारी खुश नहीं थी। वह राजकुमारी रोती रहती। उसने धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी राजकुमारी खुश नहीं हुई और सोने के मृग तोते ने भी खाना पीना छोड़ दिया। इधर उस छोटे राजकुमार को जिस कुएं में धक्का दिया था वह जिंदा बच गया, क्योंकि उस कुएं में पानी कम था। वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तब उसे अपने मित्र हिरण की बातें याद आई। वह हिरण की सलाह ना मानने पर अपने आप को कोस रहा था। तभी वहाँ पर वही हिरण प्रकट होता है और कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे कहा था ना किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और उन लोगों की मदद मत करना जिन्हें फांसी लगने वाली हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, पर मैं अंतिम बार तुम्हारी सहायता करूँगा। ऐसा कहकर हिरण ने कुएं में रस्सी डाल उस हिरण ने राजकुमार को बाहर निकाल लिया। वह हिरण राजकुमार से कहने लगा, तुम अपने दोनों भाइयों से सावधान रहना।
तुम्हारे भाई तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उस हिरण की बातें सुनकर राजकुमार अपने महल में लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिला। उस भिखारी को राजकुमार अपने वस्त्र दान कर देता है और उसके फटे पुराने कपड़े पहनकर राजकुमार अपने महल में पहुंचता है। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचता है, उसे देखकर सुनहरा तोता और मृग आवाज करने लगे और दाना पानी खाने लगे। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। अब उसके चेहरे पर खुशी की झलक आई। यह सब देख करके राजा सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इन बातों का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, महाराज, आपके दोनों बेटों ने साथ मिलकर आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है। अब आपका छोटा बेटा राजकुमार यहाँ आ गया है, जिसे देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसी राजकुमार के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ है और मैं इसी राजकुमार के साथ अपने जीवन में सुखी रह सकती हूँ। राजा ने पूछा, वह कहाँ पर है? राजकुमारी ने उस फटे पुराने कपड़ों वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया। महाराज, यही है आपका छोटा बेटा। राजा अपने छोटे बेटे को पहचान गए। अब राजा का छोटे बेटे के प्रति नजरिया बदल गया। पहले राजा जिसे नासमझ समझता था, अब वह उसे समझदार और बहादुर मानने लगा। अब राजा अपने छोटे राजकुमार से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद राजा ने अपने छोटे बेटे को राज सिंहासन सौंपने का निश्चय किया। दोनों बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था और अपने पिता महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से राजा बहुत नाराज थे। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निकाल दिया और अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया। अब राजकुमार और राजकुमारी आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार उस हिरण को कभी नहीं भूल पाया। एक दिन वह समय निकालकर उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकले। काफ़ी देर खोजने के बाद उसे वह हिरण एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। राजकुमार को देखते ही हिरण ने तुरंत पहचान लिया और पूछा, मित्र, आप आज कैसे आए हो? राजकुमार बोला, मित्र, आज मैं आपको लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ, वहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हिरण बोला, नहीं मित्र, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अब तुम अपने राज्य वापस लौट जाओ। तब राजकुमार कहता है, नहीं मित्र, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ वापस देना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। जब राजकुमारी तुम्हें देखेगी तो वह भी बहुत खुश होगी। वह भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। तब वह हिरण कहता है, मित्र, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम करो। तुम मुझे तीर से मार दो, यही मेरी इच्छा है। मैं हिरण नहीं हूँ, मुझे एक जादूगर ने जादू से हिरण बना दिया। मैं उसी राज्य का राजकुमार हूँ जिस राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है और राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझे तीर से मार दो तो मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊँगा और इसके बाद मैं अपने राज्य वापस लौट जाऊँगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और हिरण के ऊपर छोड़ दिया। उसे तीर लगते ही हिरण तो मर गया और उसकी जगह एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर दोनों राजकुमार आपस में मिले और अपने महलों के लिए लौट आते हैं। अपने भाई को देखकर वह राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है। कुछ दिन वह अपनी बहन के पास रहकर वह राजकुमार भी अपने नगर को लौट जाता है। श्रोताओं, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। श्रोताओं, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखना, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।